दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं रमेश हूं और मैं पिछले 10 सालों से एक मॉल में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम कर रहा हूं। मॉल की नाइट शिफ्ट करना हमेशा से थोड़ा डरावना रहा है, लेकिन हाल की घटनाओं ने मेरी जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल दिया है। रात के लगभग 11 बजे थे जब मॉल का आखिरी ग्राहक भी जा चुका था। मॉल में अब केवल कुछ सफाई कर्मचारी और मैं ही था। मैं मॉल के अलग अलग हिस्सों में राउंड लगा रहा था जब मैंने पहली बार कुछ अजीब सा महसूस किया। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन के पास मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया हो। मैंने अपना टॉर्च जलाया और चारों ओर देखा। कुछ भी नहीं था। मैंने इसे अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। करीब 12:30 बजे मैंने सीसीटीवी कैमरों की जांच की। स्क्रीन पर मैंने देखा कि बच्चों के खेल के एरिया में एक साया था। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा वहां खेल रहा हो। मैंने सोचा कि शायद कोई सफाई कर्मचारी का बच्चा आ गया होगा। मैं वहां गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ झूले हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी छोड़ा हो। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने अपने वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे सिर्फ सफेद शोर आ रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया से आवाजें आ रही हों। मैंने अपनी जांच जारी रखी और कुछ समय बाद मुझे दूसरी मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं ऊपर गया और देखा कि एक लड़की जो सफेद कपड़े पहने हुई थी कोने में बैठकर रो रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वह गायब हो गई, जैसे धुएं में मिल गई हो। अब मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैं तुरंत अपने सीनियर को फोन करने के लिए गया, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित कर रही हो। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और सीसीटीवी रूम में वापस गया। जब मैंने कैमरे चेक किए तो मेरी आंखें फटी रह गईं। स्क्रीन पर मैं खुद को देख सकता था, लेकिन मेरे पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मैं समझ चुका था कि मॉल में कुछ अजीब घटित हो रहा है। मैंने अपने अन्य सहकर्मियों को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन सब गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मॉल किसी अज्ञात शक्ति के कब्जे में था। मैंने एक बार फिर कैमरे चेक किए और देखा कि मॉल के एंट्रेंस के पास एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वह धीरे धीरे मॉल के अंदर आ रहा था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उसके पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मॉल के अलग अलग हिस्सों में जाने पर मैंने देखा कि सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहां वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होंठ एक खौफनाक मुस्कान में खींचे हुए थे। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे, उसने कहा। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए महसूस हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मुझे पकड़ा हुआ हो। मेरी सांसें फूलने लगीं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मैंने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन मेरे शरीर पर चोटों के निशान और हाथ पर जले के निशान थे, जो इस बात का सबूत थे कि यह सब सच था। मैंने तुरंत नौकरी छोड़ दी और मॉल के बारे में और जानने की कोशिश की। पता चला कि मॉल की जमीन पर एक पुराना श्मशान था, जिसे हटाकर मॉल बनाया गया था। वहां के लोग कहते थे कि वहां की आत्माएं अब भी उस जगह पर भटकती हैं। आज भी जब मैं उन घटनाओं को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं किसी भी मॉल के पास जाने से डरता हूं और रात के समय अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पाता। मॉल की उन रातों ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है।
यह मेरी कहानी है, रमेश की, जो मॉल के सुरक्षा कर्मी के रूप में एक भयानक रात का साक्षी बना। यह एक सच्ची घटना है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह घटना मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैंने मॉल की नौकरी छोड़ी थी तो मुझे लगा कि मैंने उस भयानक अनुभव को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन असल में वह अनुभव मेरे पीछे नहीं छोड़ा था। वह मेरे साथ हर जगह था, हर वक्त, जैसे कि किसी अदृश्य छाया ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। 6 महीने बीत गए। मैंने एक नई नौकरी पाई, एक गोदाम में दिन की शिफ्ट में काम करना शुरू किया। रातें अब भी मेरे लिए मुश्किल थीं। हर बार जब अंधेरा होता तो मुझे वही साया और आवाजें याद आ जाती। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह जाता, दरवाजे को ताले से बंद करके, लेकिन डर कभी दूर नहीं होता था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मेरे फोन की घंटी बजी। यह एक अज्ञात नंबर था। मैंने फोन उठाया और दूसरी ओर से एक धीमी, खौफनाक आवाज आई, तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? मैंने फोन फेंक दिया और बिस्तर से उठ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। मैंने दरवाजे को दोबारा चेक किया और सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने अपने पुराने सहकर्मियों से मिलने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि क्या वे भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। मैंने सुरेश, जो मॉल में मेरा सबसे करीबी दोस्त था, उसे फोन किया। वह मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया और हम एक कैफे में मिले। सुरेश ने बताया कि उसने भी अजीब घटनाएं अनुभव की थीं, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह भी अपनी नौकरी छोड़ चुका था और अब घर पर ही रहता था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, रमेश, वह मॉल कुछ छुपा रहा है। वहां कुछ है जो हमें मारना चाहता है। हम दोनों ने निर्णय लिया कि हमें मॉल के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमने उस इलाके के पुराने लोगों से मिलना शुरू किया। एक बुजुर्ग महिला ने हमें बताया कि मॉल की जगह पर पहले एक पुराना गांव था, जहां एक श्मशान और एक पुरानी हवेली थी। हवेली में रहने वाले लोग बहुत ही क्रूर थे और उनकी आत्माएं अब भी उस जगह पर भटकती हैं। इस जानकारी ने हमारे संदेह को और बढ़ा दिया। हमने मॉल के पुराने नक्शे और इतिहास को खोजने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन एक दिन हमें एक पुराना अखबार मिला जिसमें मॉल के निर्माण के दौरान हुई अजीब घटनाओं का उल्लेख था। वहां लिखा था कि निर्माण के दौरान कई मजदूरों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इससे पहले कि हम कुछ और कर पाते, एक और अजीब घटना घटी। एक रात जब मैं घर पर था, मेरे कमरे की खिड़की के बाहर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे कमरे के बीचों बीच वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा, वरना तुम भी मर जाओगे। मैं हिल भी नहीं पाया। जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाकर लाइट जलाने की कोशिश की, वह गायब हो गई। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं किसी भी समय डर से कांपने लगता था। सुरेश ने सुझाव दिया कि हमें किसी तांत्रिक या धार्मिक गुरु की मदद लेनी चाहिए। हमने एक मशहूर तांत्रिक बाबा रामनाथ से मिलने का फैसला किया। जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने हमारी कहानी सुनकर कहा, यह जगह बुरी आत्माओं से ग्रस्त है। आपको वहां जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। हमने उनके निर्देशों का पालन किया और मॉल में रात के समय अनुष्ठान करने का फैसला किया। बाबा रामनाथ ने हमें कुछ विशेष मंत्र और यंत्र दिए जो हमें बुरी आत्माओं से बचाने में मदद करेंगे। रात के 12 बजे हम मॉल में पहुंचे। मॉल के चारों ओर गहरी खामोशी थी। हमने धीरे धीरे मॉल के अंदर कदम रखा और अनुष्ठान के लिए तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही हमने मंत्रोच्चार शुरू किया, मॉल के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगीं। लाइटें झपकने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। हमने डर को नजरअंदाज कर मंत्रोच्चार जारी रखा। तभी मॉल के एक कोने से हमें वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई दी। उसने धीरे धीरे हमारे पास आना शुरू किया। हमने अपनी जगह से हिलना भी बंद कर दिया और मंत्रोच्चार जारी रखा। वह लड़की हमारे पास आई और अचानक हवा में गायब हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था।
मॉल के सभी दरवाजे एक साथ बंद हो गए और हमें चारों ओर से घेर लिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बुरी शक्ति के घेरे में फंस गए हैं। बाबा रामनाथ ने हमें शांत रहने और मंत्रोच्चार जारी रखने के लिए कहा। हमने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मंत्रोच्चार जारी रखा। धीरे धीरे माहौल में बदलाव आना शुरू हुआ। हवा की गति कम हो गई, लाइटें स्थिर हो गईं और दरवाजे खुलने लगे। बाबा रामनाथ ने हमें बताया कि हम सफल हो गए हैं। उन्होंने कहा, अब ये आत्माएं यहां से मुक्त हो गई हैं, लेकिन आपको यहां से तुरंत निकलना होगा और दोबारा कभी वापस नहीं आना होगा। हमने उनकी बात मानी और मॉल से बाहर निकल गए। जैसे ही हमने मॉल छोड़ा, हमें एक अजीब सा हल्का महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया हो। अगले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी वापस सामान्य हो गई। मैं अब रातों को बिना डर के सो सकता था और दिन में अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। सुरेश भी अब ठीक था और उसने भी एक नई नौकरी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरी यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन जब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने मॉल के पास गया तो मैंने देखा कि मॉल को फिर से खोला गया है। वहां एक नया बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था, नई उम्मीद, नया सफर। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने वहां के नए सुरक्षा गार्ड से बात की, जिसने मुझे बताया कि मॉल को फिर से रेनोवेट किया गया है और अब यहां सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर वे आत्माएं फिर से वापस आ गईं तो क्या होगा। क्या मॉल की नई उम्मीदें सचमुच उन्हें शांति दे पाएंगी या फिर एक और डरावनी कहानी का जन्म होगा। मेरा यह अनुभव मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी रात की नहीं है, बल्कि उन आत्माओं की भी है जो अपनी शांति के लिए तड़प रही थीं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी हों और हमें कभी परेशान न करें। लेकिन अगर कभी आप भी रात में मॉल के पास जाएं तो सावधान रहें। हो सकता है कि वहां अब भी कोई साया आपका इंतजार कर रहा हो, आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए। मॉल के पुनः खुलने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। मैंने अपनी नई नौकरी में ध्यान देना शुरू किया और पुराने अनुभवों को भुलाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वह डर और बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन जब मैं घर पर आराम कर रहा था, मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक अनजान आदमी खड़ा था। उसने खुद को मॉल के नए मैनेजर के रूप में परिचय दिया और कहा कि उसने मेरे बारे में सुना है और मेरी मदद चाहता है। उसने मुझे बताया कि मॉल में अब भी कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं और उसने मेरे अनुभवों के बारे में सुना है। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मेरी मदद की बहुत जरूरत है। उसने मुझसे कहा, आपके बिना हम इन घटनाओं का समाधान नहीं कर सकते। कृपया एक बार और हमारी मदद करें। मैंने बहुत सोचने के बाद अंततः हाँ कह दी। मैं जानता था कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगा कि शायद यह मेरे डर को हमेशा के लिए खत्म करने का एक मौका हो सकता है। मॉल में लौटते समय मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हर कदम सोच समझकर उठाया। मॉल के अंदर पहुंचते ही मुझे वही पुरानी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मॉल अब भी किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में है। मैनेजर ने मुझे बताया कि रात में अजीब आवाजें और छायाएं दिखाई देती हैं। हमने फैसला किया कि हम रात भर मॉल में रहकर इन घटनाओं की जांच करेंगे। रात के 12 बजे मैंने और मैनेजर ने मॉल का दौरा शुरू किया। हम विभिन्न हिस्सों में गए और हर जगह जांच की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी हमें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहली घटना इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में हुई। अचानक सभी टीवी स्क्रीनें एक साथ चालू हो गईं और उनमें अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे। वे चेहरे बिना आवाज के चीख रहे थे। हमने उन टीवी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे बंद नहीं हो रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च निकाली, चेहरे गायब हो गए और टीवी बंद हो गए। हम आगे बढ़े और बच्चों के खेल के एरिया में गए। वहां वही झूले हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें धक्का दिया हो। हमें वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हमने आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे अंदर का डर अब बढ़ने लगा था। मैंने मैनेजर से कहा, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, ये जगह अब भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैनेजर ने जोर दिया कि हमें पूरी रात रहकर
हर घटना की जांच करनी होगी। उसने कहा कि वह इस मॉल को सुरक्षित बनाना चाहता है और इसके लिए हमारी मदद जरूरी है। हमने अपनी जांच जारी रखी और दूसरी मंजिल पर गए। वहां की बत्तियां झपकने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। मैंने महसूस किया कि हम अब किसी अदृश्य शक्ति के घेरे में हैं। तभी हमें फिर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई दी। इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। उसने हमारी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा वरना तुम भी मर जाओगे। मैनेजर ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे कहा, मैं यहां की आत्मा हूं जिसे इस मॉल ने बांध रखा है। मेरी आत्मा को मुक्त करो, नहीं तो यह मॉल कभी सुरक्षित नहीं होगा। हमने उससे पूछा कि हम उसकी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं। उसने बताया कि मॉल के पुराने श्मशान में कुछ बुरी आत्माएं हैं जो उसकी आत्मा को बांध कर रखी हुई हैं। हमें वहां जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैनेजर ने तुरंत बाबा रामनाथ को फोन किया और उन्हें स्थिति समझाई। बाबा ने हमें एक विशेष अनुष्ठान की विधि बताई और कहा कि हमें इसे तुरंत करना होगा। हमने बाबा के निर्देशों का पालन किया और मॉल के पुराने श्मशान की ओर बढ़े। वहां का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हमने अनुष्ठान शुरू किया और मंत्रोच्चार करने लगे। जैसे ही हम मंत्रोच्चार कर रहे थे, हवा की गति बढ़ने लगी और जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह कांप रही हो। हम अपनी जगह पर डटे रहे और मंत्रोच्चार जारी रखा। धीरे धीरे माहौल में बदलाव आने लगा। हवा शांत हो गई और अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सफेद कपड़ों वाली लड़की हमारे सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है, अब यह जगह सुरक्षित हो जाएगी। उसने धीरे धीरे हमें धन्यवाद कहा और धुएं में मिलकर गायब हो गई। हमने राहत की सांस ली और मॉल के बाहर निकले। मैनेजर ने मुझसे कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं हो पाता। अब यह मॉल सच में सुरक्षित है। मैंने मैनेजर को धन्यवाद कहा और मॉल से बाहर निकल गया। मेरी दिल की धड़कन अब सामान्य हो गई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने अपने डर को हरा दिया है। अगले कुछ दिनों में मॉल की अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग वापस आने लगे और मॉल में रौनक लौट आई। मैं अपने नए काम पर वापस लौट आया और जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन इस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। हमें कभी भी अज्ञात शक्तियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे हराने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब भी मैं मॉल के पास से गुजरता हूं, मुझे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की याद आती है। मुझे उम्मीद है कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी और वह अब आराम कर रही होगी। लेकिन अगर कभी आप भी रात में मॉल के पास जाएं, तो सावधान रहें। हो सकता है कि वहां अब भी कोई साया आपका इंतजार कर रहा हो, आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए। इस मॉल की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इसके कोने कोने में अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं, जो समय के साथ बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। नाम मेरा राकेश है। मैं एक छोटे से शहर के मॉल में सिक्योरिटी गार्ड हूं। मेरा काम रात में मॉल की सुरक्षा करना होता है। ये नौकरी मैंने इसलिए चुनी थी क्योंकि रात को काम करने का अतिरिक्त वेतन मिलता है और दिन में मैं आराम कर सकता हूं। पर यह नौकरी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। पिछले कुछ हफ्तों से जो अनुभव मैंने किए हैं, वे मेरे जीवन के सबसे डरावने पल हैं। यह कहानी पिछले महीने की है। नवंबर का महीना था और रातें लंबी और सर्द हो चुकी थीं। एक रात मेरी ड्यूटी शुरू हुई। मैंने अपनी चाय बनाई और सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग करने लगा। सब कुछ सामान्य था। लोग धीरे धीरे मॉल छोड़ रहे थे और दुकानें बंद हो रही थीं। रात के करीब 11 बजे थे जब मॉल पूरी तरह से खाली हो गया। मैंने अपनी राउंड शुरू की। मॉल के हर कोने में जाकर चेक किया कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, पर वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मैं वापस सिक्योरिटी रूम में आया, एक कैमरे में हलचल दिखाई दी। मैंने ध्यान से देखा तो एक छाया दिखी जो तेजी से मूव कर रही थी। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च ली और उस जगह पर गया, पर वहां कुछ नहीं था।
मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये कैमरे का गड़बड़ हो सकता है। अगली रात जब मैं अपनी ड्यूटी पर था, फिर से कुछ अजीब घटित हुआ। मैंने देखा कि एक दुकान के अंदर की लाइट जल रही है। मैंने जाकर देखा तो दुकान का दरवाजा लॉक था, पर अंदर की लाइट जल रही थी। मैंने दुकान के मालिक को कॉल किया। उसने कहा कि उसने लाइट बंद कर दी थी। मैंने खुद लाइट बंद की और वापस सिक्योरिटी रूम में आ गया। रात के करीब 2 बजे मैंने देखा कि वही लाइट फिर से जल रही है। इस बार मैंने अपने साथ एक स्टिक ली और उस दुकान की ओर बढ़ा। जब मैंने दुकान का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बिना किसी बाधा के खुल गया। अंदर जाकर मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर आ गया। अगली कुछ रातें भी ऐसे ही बीती। हर रात कुछ न कुछ अजीब घटित होता था। एक रात मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची मॉल के गलियारों में घूम रही है। मैंने सोचा कि शायद कोई बच्ची यहां फंस गई होगी। मैंने उसे आवाज दी, बेटा यहां कैसे आई हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास जाने लगा, पर जैसे ही मैं करीब पहुंचा वह अचानक से गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों ने क्या देखा। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी थकान का परिणाम है। लेकिन अगले ही पल वही बच्ची फिर से दिखाई दी और इस बार उसने मुझ पर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक डरा गया। मैंने वापस सिक्योरिटी रूम में आकर कैमरे चेक किए, लेकिन कैमरों में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे अब यकीन हो चुका था कि मॉल में कुछ गड़बड़ है। मैंने अपने सीनियर से बात की, लेकिन उन्होंने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। एक रात मैंने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाना है। मैंने अपने साथ एक कैमरा लिया और मॉल के अंदर घूमने लगा। रात के करीब 3 बजे मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से मुझे एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और मैं गिर पड़ा। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे सामने वही बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं और उसने कहा, यह मॉल मेरा है, यहां से चले जाओ। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने दौड़कर सिक्योरिटी रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें कुछ भी नहीं था। मुझे अब यकीन हो चुका था कि यह मॉल अभिशप्त है। अगली सुबह मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और शहर छोड़कर चला गया। आज भी जब मैं उन रातों को याद करता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। मुझे नहीं पता कि वह बच्ची कौन थी और उसने मुझे क्यों चुना, पर मैं जानता हूं कि वह मॉल आज भी वही है और शायद उसकी रहस्यमय घटनाएं अभी भी जारी हैं। अगर आप कभी उस मॉल में जाएं और रात को वहां रुकें तो ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कोई आपको देख रहा है। और अगर आपको फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ जाएं कि वह बच्ची आ गई है। उस मॉल में कुछ भी सामान्य नहीं है। शायद आप भी उस डरावनी रात के गवाह बन सकते हैं। यह कहानी सत्य और कल्पना का मिश्रण है, परंतु यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि दुनिया में कई रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। इस कहानी के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाने का साहस अगर आपके पास है तो उस मॉल में एक रात जरूर बिताएं। दोस्तों, मैं हूं शुभम। परंतु चेतावनी है, वहां से सुरक्षित वापस आना कोई आसान काम नहीं है। मैंने उस मॉल को छोड़ दिया था, लेकिन मेरे मन में उसकी यादें अभी भी ताजा थीं। मुझे नहीं पता था कि उस बच्ची का भूत क्या चाहता था या क्यों वह सिर्फ मुझे ही परेशान कर रहा था। मैंने शहर बदल लिया और नई नौकरी ढूंढ ली, लेकिन वह रातें मुझे चैन से जीने नहीं देती थीं। एक दिन जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में आराम कर रहा था, मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही आवाज आई, राकेश, क्या तुमने मॉल का रहस्य सुलझाया? मैं चौंक गया। मैंने उस कॉल को तुरंत काट दिया, लेकिन मन में डर बैठ गया कि कोई मुझे फिर से उस मॉल में खींचने की कोशिश कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक पुराने दोस्त राहुल का कॉल आया। उसने बताया कि वह उसी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है और उसे भी कुछ अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं। उसने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राहुल की हालत सुनकर मैंने सोचा कि शायद अब समय आ गया है उस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने का।
मैंने अपने दिल को मजबूत किया और राहुल से मिलने के लिए उस मॉल में वापस जाने का फैसला किया। रात का समय था जब मैं वहां पहुंचा। राहुल मुझे सिक्योरिटी रूम में मिला। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से वही बच्ची उसे भी दिखाई दे रही है और उसे भी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। हमने ठान लिया कि आज रात हम दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। हमने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और कुछ अन्य उपकरण लिए और मॉल के अंदर घूमने लगे। रात का समय था और मॉल पूरी तरह से सुनसान था। हर कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। रात के करीब 2 बजे हमने तीसरी मंजिल पर पहुंचने का फैसला किया, जहां मुझे पहले भी अजीब घटनाएं महसूस हुई थीं। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर उसने भी ठान लिया था कि आज इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। हम धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। अचानक से हमारे सामने वही बच्ची दिखाई दी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो चुकी थीं और उसने हमें देखकर एक भयानक मुस्कान दी। उसने कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या चाहती हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम से हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी राहुल ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों हमें परेशान कर रही हो? उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे यहां से मुक्त करो। उसकी आवाज से पूरा मॉल गूंज उठा। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे और उसने हमें एक दरवाजे की ओर इशारा किया। हमने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। वहां हमें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में एक बच्ची की कहानी लिखी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन इस मॉल के निर्माण के समय यहीं खेलती थी और एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब तक यहीं भटक रही थी और उसे मुक्ति नहीं मिल पाई थी। हमने वह डायरी पढ़कर समझा कि सुमन की आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। हमने मॉल के मालिक से बात की और उस जगह पर एक पूजा का आयोजन किया जहां सुमन की आत्मा भटक रही थी। पूजा के बाद हमने महसूस किया कि मॉल का वातावरण बदल गया है। अब वह फुसफुसाहटें और अजीब घटनाएं बंद हो गईं। राहुल और मैंने चैन की सांस ली। अब हमें यकीन हो गया था कि सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी था। अगर सुमन की आत्मा मुक्त हो गई है तो वह बच्ची कौन थी जो मुझे कॉल कर रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि मैंने मॉल का रहस्य सुलझाया या नहीं? कुछ दिनों बाद मुझे फिर से उसी अनजान नंबर से कॉल आया। इस बार मैंने कॉल रिसीव किया और पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? आवाज आई, राकेश, तुमने सुमन की आत्मा को तो मुक्त कर दिया, पर मॉल में अभी भी कुछ बाकी है। मैंने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल किया, पर वह नंबर बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राहुल ने भी उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर उसे भी वही जवाब मिला। हमने ठान लिया कि हमें मॉल में और भी गहराई से जांच करनी होगी। हमने मॉल के हर कोने की छानबीन की, पर हमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जब हम थक हार कर वापस सिक्योरिटी रूम में लौटे तो हमें वहां एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में कुछ पुराने कागज और तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में कुछ बच्चों के चेहरे थे जो मॉल के निर्माण के समय खेल रहे थे। एक तस्वीर में हमें सुमन के साथ एक और बच्ची दिखी जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मैंने देखी थी। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, अनामिका और सुमन हमेशा के लिए दोस्त। हमें समझ में आ गया कि अनामिका भी उस हादसे में मारी गई थी और उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। हमने फिर से मॉल के मालिक से बात की और अनामिका की आत्मा की मुक्ति के लिए भी पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हमें फिर से मॉल का वातावरण बदला हुआ महसूस हुआ। अब वहां किसी भी तरह की अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन रात को जब मैं घर पहुंचा तो मुझे फिर से वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। मैंने ध्यान से सुना तो आवाज आई, धन्यवाद राकेश, हमें शांति मिल गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि सुमन और अनामिका की आत्माओं को मुक्त कर दिया गया है और वे अब शांति में हैं। मैंने मॉल के मालिक से अपनी नौकरी छोड़ने की बात कही और शहर छोड़ने का फैसला किया।
आज भी जब मैं उस मॉल के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। वह रातें मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। मैंने अब एक नई जगह पर नौकरी ढूंढ ली है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उन यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अगर आप कभी उस मॉल में जाएं और रात को वहां रुकें तो ध्यान रखें कि वहां की दीवारों में छिपी उन आत्माओं की कहानियां आपको सुनाई देंगी। उन दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने का साहस अगर आपके पास है तो उस मॉल में एक रात जरूर बिताएं। लेकिन ध्यान रखें, वहां से सुरक्षित वापस आना कोई आसान काम नहीं है। शायद आप भी उन डरावनी रातों के गवाह बन सकते हैं जिन्हें मैंने देखा और महसूस किया। नवंबर की एक ठंडी रात थी। मैं अपने नए घर में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अतीत के भयानक अनुभव मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे थे। अनामिका और सुमन की आत्माओं की मुक्ति के बाद भी मुझे लग रहा था कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो अब भी मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। उन यादों से पीछा छुड़ाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मुझे फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं डरते हुए कॉल रिसीव किया और उसी समय एक ठंडी आवाज आई, राकेश, तुमने हमें शांति दी है, लेकिन मॉल में अब भी कुछ बाकी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा कि शायद यह किसी की शरारत हो, लेकिन उस आवाज की गंभीरता ने मुझे यकीन दिला दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह मैं राहुल से मिलने गया और उसे कॉल के बारे में बताया। उसने भी महसूस किया कि मॉल में कुछ रहस्यमय घट रहा है। हमने फैसला किया कि हम मॉल के और भी गहराई में जाकर जांच करेंगे। राहुल और मैंने मॉल के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। हमें मॉल के निर्माण के समय के कुछ नक्शे मिले, जिनमें कुछ ऐसे हिस्से दिख रहे थे जो अब मॉल के संरचना में नहीं थे। हमने सोचा कि शायद उन हिस्सों में ही रहस्य छिपा हो सकता है। हमने मॉल के बेसमेंट का भी निरीक्षण किया। वहां हमें एक पुराना दरवाजा मिला जो बंद था और उस पर एक ताला लगा हुआ था। हमने मॉल के मालिक से उस दरवाजे की चाबी मांगी, लेकिन उसने कहा कि उसने कभी भी उस दरवाजे को खुलते हुए नहीं देखा। उसने हमें वह चाबी दी और कहा कि हम खुद ही उस रहस्य का पता लगा लें। रात के समय हमने उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया। ताला खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जो हमारी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा गया। दरवाजा खुलते ही हमने देखा कि वहां एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। हम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और देखा कि वहां एक पुरानी सुरंग थी जो अंधेरे में खो गई थी। हमने अपनी टॉर्चें जलाईं और सुरंग में आगे बढ़े। सुरंग की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, जिन पर कुछ अजीब निशान थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। मैंने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर उसने भी ठान लिया था कि आज इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। कुछ दूरी पर हमें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें पुराने फर्नीचर और कुछ ताबूत रखे हुए थे। हमने ताबूतों को ध्यान से देखा और उनमें से एक को खोला। उसमें हमें कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें मॉल के निर्माण से संबंधित जानकारी थी। उन कागजातों में लिखा था कि मॉल के निर्माण के समय कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी और उनके शवों को इसी सुरंग में दफना दिया गया था। हमने उन कागजातों को ध्यान से पढ़ा और समझा कि उन मजदूरों की आत्माएं अब भी इस मॉल में भटक रही हैं। हमें समझ में आ गया था कि हमें इन आत्माओं को भी मुक्ति दिलानी होगी। हमने तुरंत मॉल के मालिक को बुलाया और उसे सारी जानकारी दी। उसने हमारी बात मान ली और हम सब ने मिलकर उन आत्माओं की मुक्ति के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हमने देखा कि मॉल का वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। अब वहां कोई फुसफुसाहटें नहीं थीं, कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। हमें यकीन हो गया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे फिर से वही अनजान नंबर से कॉल आया। इस बार आवाज और भी ठंडी और भयानक थी। उसने कहा, राकेश, तुमने कई आत्माओं को शांति दी है, पर अभी भी कुछ बाकी है। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या बाकी है? लेकिन कॉल कट गया और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने राहुल से फिर से बात की और उसने भी वही कॉल सुनी थी। हमें अब यकीन हो गया था कि मॉल में अभी भी कुछ और रहस्य छिपा है। हमने ठान लिया कि हमें मॉल के हर कोने की छानबीन करनी होगी। हमने मॉल के हर हिस्से की बारीकी से जांच की।
हमें एक पुरानी अलमारी मिली जो कई सालों से बंद थी। जब हमने उसे खोला तो उसमें एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उसमें मॉल के निर्माण के समय की कई तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में कुछ ऐसे चेहरे थे जिन्हें देखकर हमें लगा कि ये लोग शायद अब भी इस मॉल में भटक रहे हैं। हमने फिर से मॉल के मालिक से बात की और उन तस्वीरों के बारे में पूछा। उसने हमें बताया कि उन लोगों में से कुछ लोग मॉल के निर्माण के समय गायब हो गए थे और उनका अब तक कोई पता नहीं चला। हमें यकीन हो गया था कि उन लोगों की आत्माएं अब भी इस मॉल में भटक रही हैं। हमने उन आत्माओं की मुक्ति के लिए एक और पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हमने देखा कि मॉल का वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया है। अब वहां कोई फुसफुसाहटें नहीं थीं, कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। हमें यकीन हो गया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे फिर से वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मैंने ध्यान से सुना तो आवाज आई, राकेश, हमें शांति मिल गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि मॉल की सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई है और वे अब शांति में हैं। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था। अगर मॉल की सभी आत्माओं को शांति मिल गई है तो वह अनजान नंबर से कॉल कौन कर रहा था? मैंने सोचा कि शायद वह कॉल करने वाला भी किसी आत्मा का ही हिस्सा हो। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से वही अनजान नंबर से कॉल आया। इस बार आवाज आई, राकेश, तुमने हमें शांति दी है, अब तुम खुद को भी शांति दे सकते हो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं उन सभी आत्माओं का प्रतिनिधि हूं जिन्हें तुमने शांति दी है। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने मॉल के मालिक से अपनी नौकरी छोड़ने की बात कही और शहर छोड़ने का फैसला किया। मैंने एक नई जगह पर नौकरी ढूंढ ली और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। आज भी जब मैं उस मॉल के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। वह रातें मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। मैंने अब एक नई जगह पर नौकरी ढूंढ ली है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उन यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। नए शहर में कुछ महीने बीत गए। मैं अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भयानक अनुभव मेरे पीछे थे। एक दिन मुझे अपने पुराने दोस्त राहुल का कॉल आया। उसने बताया कि मॉल में फिर से कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। मैंने सोचा कि शायद यह कोई मजाक हो, लेकिन राहुल की आवाज में गंभीरता थी। राहुल ने बताया कि उसने एक नई सिक्योरिटी गार्ड की टीम को मॉल में काम पर रखा था, लेकिन वे सभी डर के मारे नौकरी छोड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि मॉल में एक नई छाया दिखाई दे रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह छाया बिल्कुल अलग थी और उसका व्यवहार भी बेहद अजीब था। मैंने राहुल को सांत्वना दी और उसे समझाया कि शायद यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसने मुझसे मदद की गुहार लगाई। मैंने फैसला किया कि एक बार फिर से मॉल जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। मैंने मॉल का दौरा किया और देखा कि वहां की स्थिति फिर से बदल गई है। मैं राहुल के साथ रात भर मॉल में रुका। जैसे ही रात बढ़ी, हमने फिर से फुसफुसाहटें और अजीब घटनाएं महसूस की। इस बार यह छाया और भी भयानक थी। उसने हमें धमकाते हुए कहा, यह जगह हमारी है, यहां से चले जाओ। हमने ठान लिया कि इस बार हम इस छाया का सामना करेंगे और उसके रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। हमने मॉल के हर कोने की बारीकी से जांच की और फिर से उसी सुरंग की ओर बढ़े। सुरंग में हमें एक नई दिशा मिली जो पहले छिपी हुई थी। उस दिशा में बढ़ते हुए हमें एक पुराना कमरा मिला जो पूरी तरह से बंद था। कमरे में एक बड़ी सी पेंटिंग थी जिसमें कई लोगों के चेहरे बने हुए थे। उन चेहरों में हमें सुमन और अनामिका के चेहरे भी दिखे। पेंटिंग के पीछे एक कागज चिपका हुआ था जिसमें लिखा था, यह हमारी कहानी है। हमने उस कागज को ध्यान से पढ़ा और जाना कि यह मॉल एक प्राचीन भूमि पर बना हुआ था जहां कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी थीं। वहां पर एक पुराना मंदिर था जो अब मॉल के नीचे दब चुका था। उस मंदिर की आत्माएं अब भी शांति की तलाश में थीं और वे मॉल के हर कोने में भटक रही थीं। हमने मॉल के मालिक से बात की और उसे इस बारे में बताया। उसने हमारी बात को गंभीरता से लिया और हमें पूरी मदद का आश्वासन दिया। हमने फिर से एक बड़ी पूजा का आयोजन किया और मंदिर की आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद हमें फिर से मॉल का वातावरण बदलता हुआ महसूस हुआ।
अब वहां कोई फुसफुसाहटें नहीं थीं, कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। हमें यकीन हो गया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। राहुल और मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि अब मॉल में कोई भी आत्मा नहीं भटक रही है। हमने मॉल के मालिक से अपनी नौकरी छोड़ने की बात कही और शहर छोड़ने का फैसला किया। हमने एक नई जगह पर नौकरी ढूंढ ली और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। आज भी जब मैं उस मॉल के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। वह रातें मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। मैंने अब एक नई जगह पर नौकरी ढूंढ ली है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उन यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अगर आप कभी उस मॉल में जाएं और रात को वहां रुकें तो ध्यान रखें कि वहां की दीवारों में छिपी उन आत्माओं की कहानियां आपको सुनाई देंगी। उन दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने का साहस अगर आपके पास है तो उस मॉल में एक रात जरूर बिताएं। लेकिन ध्यान रखें, वहां से सुरक्षित वापस आना कोई आसान काम नहीं है। शायद आप भी उन डरावनी रातों के गवाह बन सकते हैं जिन्हें मैंने देखा और महसूस किया। कुछ साल बीत गए और मैंने अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश की। मॉल की भयानक घटनाएं अब भी मेरे सपनों में आती थीं, लेकिन मैंने उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था। एक दिन मुझे एक पुरानी डायरी मिली जिसे मैंने बचपन में लिखा था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और मुझे याद आया कि बचपन में भी मैंने कुछ अजीब घटनाएं महसूस की थीं। मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर के पास एक पुराना बंगला था जो हमेशा से ही रहस्यमय माना जाता था। लोग कहते थे कि उस बंगले में आत्माएं भटकती हैं और रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। बचपन में मैंने उस बंगले के पास जाने की कोशिश की थी, लेकिन डर के मारे वापस आ गया था। अब जब मैं बड़ा हो चुका था, मैंने ठान लिया कि उस बंगले का रहस्य भी सुलझाना चाहिए। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उन्हें अपने साथ उस बंगले में चलने के लिए मना लिया। हमने रात को वहां जाने का फैसला किया ताकि हम बिना किसी रुकावट के उस बंगले का निरीक्षण कर सकें। रात का समय था जब हम उस पुराने बंगले के पास पहुंचे। बंगला पूरी तरह से सुनसान था और उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। हमने अपने साथ टॉर्चें ली और अंदर दाखिल हुए। बंगले के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। दीवारों पर अजीब निशान थे और हर कोने से ठंडी हवा आ रही थी। हमने बंगले के हर कमरे की बारीकी से जांच की। एक कमरे में हमें एक पुरानी अलमारी मिली जो कई सालों से बंद थी। जब हमने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में कुछ बच्चों के चेहरे थे, जिनमें से एक चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। वह चेहरा सुमन का था जो मैंने मॉल में देखा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि यह बंगला और मॉल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैंने उन कागजातों को ध्यान से पढ़ा और जाना कि इस बंगले में भी कुछ आत्माएं भटक रही थीं जिन्हें शांति की तलाश थी। हमने ठान लिया कि हमें उन आत्माओं की भी मुक्ति दिलानी होगी। हमने बंगले के मालिक से बात की और उसे सारी जानकारी दी। उसने हमारी बात मान ली और हमने मिलकर उन आत्माओं की मुक्ति के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हमें बंगले का वातावरण बदलता हुआ महसूस हुआ। अब वहां कोई फुसफुसाहटें नहीं थीं, कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। मुझे अब यकीन हो गया था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। मैंने मॉल और बंगले की आत्माओं को शांति दिलाई है और अब वे सभी शांति में हैं। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था। अगर मॉल और बंगले की आत्माओं को शांति मिल गई है तो वह अनजान नंबर से कॉल कौन कर रहा था? मैंने सोचा कि शायद वह कॉल करने वाला भी किसी आत्मा का ही हिस्सा हो। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से वही अनजान नंबर से कॉल आया। इस बार आवाज आई, राकेश, तुमने हमें शांति दी है, अब तुम खुद को भी शांति दे सकते हो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं उन सभी आत्माओं का प्रतिनिधि हूं जिन्हें तुमने शांति दी है। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और अब मैं भी शांति से जी सकता हूं। मैंने अपने दोस्तों से विदा ली और एक नई जगह पर जाकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। आज भी जब मैं मॉल और बंगले के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। वे रातें मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। मैंने अब एक नई जगह पर नौकरी ढूंढ ली है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन उन यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अगर आप कभी उन जगहों पर जाएं और रात को वहां रुकें, तो ध्यान रखें कि वहां की दीवारों में छिपी उन आत्माओं की कहानियां आपको सुनाई देंगी। उन दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने का साहस अगर आपके पास है, तो उन जगहों में एक रात जरूर बिताएं। लेकिन ध्यान रखें, वहां से सुरक्षित वापस आना कोई आसान काम नहीं है। शायद आप भी उन डरावनी रातों के गवाह बन सकते हैं जिन्हें मैंने देखा और महसूस किया। इस प्रकार मैंने अपने जीवन में कई भयानक घटनाओं का सामना किया और कई आत्माओं को शांति दिलाई। मुझे अब यकीन हो गया है कि दुनिया में कई रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। उन रहस्यों को जानने का साहस अगर आपके पास है, तो उन जगहों में जरूर जाएं। लेकिन ध्यान रखें, वहां से सुरक्षित वापस आना कोई आसान काम नहीं है। शायद आप भी उन डरावनी रातों के गवाह बन सकते हैं जिन्हें मैंने देखा और महसूस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।